देखो कहाँ थे हम, चल रहे थे इसके डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम। इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया, एक तो टोटलिटी को शामिल किया गया, ठीक है। ये हमारा इसी का जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका, अब हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास। देखिए भाई पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ा गया, एक तो संपूर्णता टोटलिटी को, दूसरा वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ा गया, तीसरा कोरिलेशन, फोर्थ है हमारा इंपोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर एंड कम्युनिटी सेंटर, ठीक है। संपूर्णता, संपूर्णता में क्या देखा गया भाई, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सारी चीजों को ऐड करना है, कैरिकुलम एक्टिविटी भी और को कैरिकुलम एक्टिविटीज को भी उसके अंदर शामिल करना है, ठीक है। ये वाली बात आई, संपूर्णता को लागू करना है। आगे आई बात हमारी वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, अनेक रूपता एवं लचीलेपन की। तो आयोग के अनुसार जिस समय पाठ्यक्रम की रचना हो रही थी तो उस समय में उसको फ्लेक्सिबल बना दिया। देखो भाई अगर फ्लेक्सिबल नहीं बनाते, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि मान लो अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो हम उसमें कर सकते हैं। जैसे अब कोई नया सब्जेक्ट हमें ऐड करना है या कोई नया चैप्टर उसमें ऐड करना है या किसी चैप्टर को डिलीट करना है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब हमने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी होगी, ठीक है। उसके बाद है कोरिलेशन। आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी विषय परस्पर एवं जीवन से संबंधित होने चाहिए, ठीक है भाई। हमारे कैसे होने चाहिए, आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी विषय जीवन से संबंधित होने चाहिए। आगे है इंपोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर, अवकाश का महत्व एवं उपयोगिता। हमें क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अवकाश का महत्व एवं उपयोगिता कि जो हमारा सिलेबस है उसमें सामाजिक, सौंदर्य परक और कला को भी हमें शामिल किया जाना चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यार्थियों के लिए अवकाश का भी प्रदान होना चाहिए, ठीक है। अवकाश के समय को उन क्रियाओं के संपादन में मनोरंजन और सुखपूर्वक व्यतीत कर सके, ठीक है। अवकाश का महत्व यानी कि बीच बीच में क्या है, छुट्टियां भी ऐड करनी चाहिए ताकि बच्चों को ये बोरियत ना लगे, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी सेंटर्ड। आयोग ने बोला कि जो भी हम कैरिकुलम बनाएंगे वो क्या है, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप देखो, आप मैथ पढ़ते हो, आप एसएसटी पढ़ते हो, एसएसटी सारी हमारी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या है, मान लो आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ के हिसाब किताब की चीजें हम यूज कर रहे हैं जिंदगी में, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो हमारी रियल लाइफ से क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। यहां तक समझ में आ गया बेटे? चलिए आगे दे रखिए इसमें इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुधार किया गया। अब देखो भाई सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया। दूसरा बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी, मिनिमाइजेशन इन सब्जेक्टिविटी, आत्मपरकता में कमी, प्रोविजन ऑफ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, पूरक परीक्षाओं की सुविधा, नेचर ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्रों का स्वरूप, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि इसने मेन मुद्दा क्या बताया कि हमें बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, बच्चे के चाहे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी कल्चरल डेवलपमेंट है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे को क्या है, स्कूल में पढ़ाना भी है, बच्चे को गेम्स भी खिलाने हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाने हैं जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद सेकंड बताया इन्होंने बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी होनी चाहिए। माध्यमिक कोर्स को की समाप्ति पर केवल एक जन सामान्य परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया है, बाह्य परीक्षाओं की संख्या में भी कमी होनी चाहिए, आत्मपरकता में कमी। आयोग ने सुझाव दिया कि सामान्यतः भारत में परीक्षा हुए प्रश्न पत्रों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भरमार कर दी जाती है जो कि न तो उत्तर देने के होते हैं और न ही उत्तर पुस्तिका की जांच में किसी प्रकार की सहायता होती है। उसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों की जांच में अध्यापक अपना कर्तव्य भी ठीक से नहीं निभा पाता, इसलिए
आत्मपरकता को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा। अब देखो भाई इन्होंने क्या बोल दिया, सब्जेक्टिविटी को कम करो। एक तो बोला कि जो जितने भी एक्सटर्नल हम एग्जाम जो ले रहे हैं उनको घटाओ, हर तीसरे महीने एग्जाम नहीं लेने, आप साल में एक बार ले लो, साल में 2 बार ले लो, ठीक है, ये नहीं कि हर महीने आप एग्जाम ले रहे हो, उनको कम किया। दूसरा, सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज किया, ठीक है, कि हमें भर भर के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देने, हमें क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप बना देते हैं जिसको आसान चेक करने में भी आसानी रहेगी और बच्चे को पढ़ना भी डिटेल पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में तो मान लो बच्चों ने एक क्वेश्चन रट लिया, वही पेपर में आ गया, वही लिख दिया, और जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हो तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ता है और वो पेपर भी जल्दी चेक हो जाता है। आगे है प्रोविजन ऑफ कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। जो कंपार्ट है पूरक परीक्षाओं की सुविधा, मान लो कोई बच्चा एक बार में पास नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या दिया गया, जो बच्चा एक बार विफल हो जाता है तो दोबारा से इवैल्यूएशन करने के लिए उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की भी सुविधा दी गई। आगे नेचर ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्रों का स्वरूप। आयोग ने सुझाव दिया कि बालकों के परीक्षा पास कर लेने पर उन्हें क्या देना चाहिए, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, और विभिन्न विषयों में अब तक परीक्षाओं के परिणाम, जिसमें क्या है, क्या क्या रहेगा कि उसने कितने परीक्षा परिणाम दिए। मान लो 10th में जब हम पढ़ते थे तो 2 बार एग्जाम हुए थे, एक बार फर्स्ट सेम के और एक बार सेकंड सेम के, ठीक है, तो उन दोनों का रिकॉर्ड हमारे उसमें था, ठीक है, तो जितने भी हमारी परीक्षाएं होंगी बोर्ड की क्लासेस की उसका परिणाम उसमें रहेगा। जो विषय हमने लिए थे, जो जो सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं वो इसके अंदर रहेंगे, उनका रिकॉर्ड, ठीक है, और अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया गया। ये सारी चीजें इसमें सुधार किए गए। आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अनुशासन, डिसिप्लिन की बात आती है भाई, तो इस आयोग ने विद्यालय में अनुशासन की कमी को महसूस करते हुए सुझाव दिया कि शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालय में अनुशासनहीनता बनी रहे, ठीक है, तो बोला है डिसिप्लिन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इस आयोग ने विद्यालयों में अनुशासन की कमी को महसूस करते हुए एजुकेशन में डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक कि हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करवा सकते, यानी कि अगर हमने डिसिप्लिन फॉलो करा लिया स्कूल में तो फिर हमारी शिक्षा सही तरीके से चलेगी। अब इसने क्या क्या सुझाव दिए हैं, डिसिप्लिन को विद्यालय के पाठ्यक्रम के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि डिसिप्लिन भिन्न भिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों से करवाना है हमें, ठीक है, ताकि हम क्या है उनको अनुशासन और उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में उसका बना सके, ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग था जिसने तत्कालीन शिक्षा के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का पूर्णतः विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत कुछ उस सुझावों पर ही केंद्रित थी, ठीक है। तो ये था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, जब माध्यमिक शिक्षा आयोग आया उसके बाद नेक्स्ट एक और कमीशन आया 1964 और 1966 में, जिसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन। ये 14 जुलाई 1964 को प्रस्तावित करके शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, यानी कि 1964 में। और ये क्यों बनाया गया, जब हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया था तो उसमें जो जो कमियां हमारे सामने आई तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये आयोग बनाया गया कि भाई पिछली जो हमने एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई थी उनमें ये कमियां रह गई और इस बार हमें उन कमियों की तरफ ध्यान देना है, उनको सुधारना है, ठीक है। तो इसीलिए कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गई, ठीक है, कि पहले के जितने भी पहलू है उनकी आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, कहाँ पर हमें अच्छा करने की जरूरत है वे सुझाव हमें दीजिए, ठीक है। ये 17 सदस्यों की एक टीम थी, डॉक्टर कोठारी के नाम पर इस शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग कहा गया, ठीक है। तो दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार वर्तमान स्थिति में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
शिक्षा का हमेशा से महत्व है, पर मानव इतिहास में शायद ये छोड़ देना, इस ये नहीं है, आपको जस्ट ये लिखना है कि जो हमारा कोठारी आयोग है 14 जुलाई सन 1964 में प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। जो पिछला हमारा 1952 का सेकेंडरी कमीशन था उसमें जो जो कमियां आई उन कमियों को दूर करने के लिए क्या है, कोठारी आयोग की स्थापना की गई कि भाई पीछे जो जो हमारी कमियां हैं शिक्षा में उन कमियों को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, आप अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ये इसका काम था। अब देखो भाई इसने क्या क्या बताया, फिर हम प्राथमिक शिक्षा संबंधी कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें, उसमें सिर्फ क्या था, वो उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए था। एक तो ये कमी थी उसकी, उसने सिर्फ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मेन हमारा बेस होता है वो हमारा प्राइमरी, क्योंकि बच्चे की जो एक पढ़ने की जो नींव पड़ती है वो बचपन में ही प्राइमरी एजुकेशन से पड़ती है, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी को पास करके ही वह सेकेंडरी में पहुंचता है। तो देखो भाई इसने क्या क्या किया, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य रखा, संवैधानिक निर्देशों की पूर्ति की, वेस्टेज और स्टैग्नेशन अवरोध के बारे में बताया, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, जिलेवार योजना बनानी चाहिए, स्कूलों की सर्वसुलभ व्यवस्था करनी चाहिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए, खेल कूद के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, स्कूल सुधार का राष्ट्रवादी कार्यक्रम देना चाहिए, अभिभावकों की जागृति और पाठ्यक्रम सुधार। तो इसने ये कुछ पॉइंट इन्होंने दिए कि हमें इन इन चीजों पर, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो ये 12 पॉइंट बताए कि हमें यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले इन्होंने बात बताई प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जिम्मेदार और उपयोगी नागरिक बनाता है, ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर जो बच्चा स्कूल में आता है उस लेवल पर हमें बच्चे की तरफ ध्यान देना है। अगर उस लेवल पर वैसा ही हो गया तो वह आगे तक अच्छा रहेगा। दूसरा है संवैधानिक निर्देश की पूर्ति। संविधान की जो धारा है अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है उसको भी शिक्षा मिल सके। उसके बाद वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बात आई कि जो भी अपव्यय अवरोध है कम करने पर जोर दिया जाए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों में से 80% छात्र प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी कर ले। उस समय केवल 35% बच्चे ही कर पाते थे, यानी कि जो वेस्टेज और अवरोध है उसको कम करना बंद किया ताकि बच्चे पढ़े। मान लो आप पहली में ही उनको फेल कर रहे तो बच्चे छोड़ के चले जाते थे, नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है, छोड़ देते थे पढ़ाई, ठीक है। अब तो उस टाइम पे ये लक्ष्य रखा गया कि कम से कम हमारी जनसंख्या के 80% बच्चे तो प्राइमरी एजुकेशन ले, लेकिन उस टाइम पे ओनली 35% ही लोग ऐसे थे जो पढ़ पाते थे। अब आप खुद देखो जो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, चाचा ताऊ हैं, वो कितने पढ़े हुए हैं। जैसे मेरे पापा 10th तक पढ़े हुए हैं, ठीक है, मेरे जो ताऊ जी हैं वो 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं या 4th क्लास तक पढ़े हुए हैं। तो यानी कि पहले नहीं पढ़ते थे बच्चे, तो इनका एक मकसद क्या था कि कम से कम 80% हमें प्राइमरी में एडमिशन कराने हैं और बच्चों को प्राइमरी तक तो कम से कम पढ़ाना है ताकि वे अपना नाम लिखना सीख जाए, कहीं पे उसको जाना है तो अक्सर जहाँ लिखे उनसे पहचान जाए। आगे अल्पकालीन पाठ्यक्रम, जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते थे उनके लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे व्यवसायिक पाठ्यक्रम, स्कूल स्तर से अधिक मात्रा में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बच्चे को कुछ स्किल सिखाने वाले पाठ्यक्रम भी लागू करने चाहिए। उसके बाद बात आई जिलेवार योजना। हर राज्य और डिस्ट्रिक्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाए, ठीक है, जिलेवार योजना। स्कूलों की सर्वसुलभ व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों का विस्तार इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे के घर में लगभग 1 मील की दूरी के भीतर एक प्राथमिक स्कूल हो और हर बच्चे के घर में 3 मील की दूरी पर, यानी कि स्कूलों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में तो क्या है, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के दायरे में सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की भी आवश्यकता है, यानी कि बच्चे को पहले सीधा फर्स्ट में ना भेजकर नर्सरी, केजी, एलकेजी ये कक्षाएं भी बच्चों की लगवानी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद खेल कूद के द्वारा शिक्षा की क्लास 1 में हमें बच्चों को या प्राइमरी लेवल पर जो हमारी नर्सरी केजी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट तक हमें बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे खेलते भी रहे और पढ़ते भी रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूल सुधार का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए देश में कार्यक्रम चलाए जाए। अभिभावकों में जागृति, ठीक है, यानी कि एक तो स्कूल सुधार की ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। आगे है अभिभावकों की जागृति, यानी कि जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी हमें अवेयर करना है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ेंगे तभी ये कुछ बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ज्यादा लड़कियों का तो कोई सवाल ही नहीं था। जैसे मेरी बुआ है, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, मेरी मम्मी है और तो पढ़ रखी है, फिर भी 9-10 तो वो पढ़ रखी हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरे बुआ जी वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी। ठीक है, तो उस टाइम पे 1964 की बात हो रही है, ये 1964 या 66, यानी कि उस टाइम तक तो मेरे पापा का बर्थ भी नहीं हुआ था। उस टाइम भी यानी कि कौन लड़कियों को शिक्षा देता था, जो पढ़ते थे वो भी बहुत थोड़ा बहुत पढ़ते थे। ठीक है, तो अभिभावकों की भी जागृति की भी हमें पढ़ाना है। आगे पाठ्यक्रम सुधार, कैरिकुलम को भी सुदृढ़ किया जाए, उसमें साइंस, मैथ और वर्क एक्सपीरियंस के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाए। मान लो बच्चों की कहीं पे हम कुछ स्किल सिखा रहे तो उनको भी इसके अंदर ऐड किया जाए। तो कोठारी कमीशन के सजेशन क्या थे कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के बारे में उसने जो सिफारिश की, प्राय वे कागज पर ही रही। 5 दशकों के ऊपर समय व्यतीत हो गया, 50 साल बीत गए, लेकिन आज भी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत पीछे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है और चिंताजनक है। क्वालिटी के क्षेत्र में भी हम विशेषता सफलता प्राप्त नहीं मिल सकी है। हजारों स्कूल पीने के पानी की सुविधा से वंचित हैं। ये बातें हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में तो आजकल बड़ा इतनी महंगी महंगी फीसें हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फैसिलिटी वो दे रहे हैं। लेकिन ये बात है सरकारी स्कूलों की। अगर हम 50, ये बात हो गई आपकी 64 की, तो आप ये लगा लो अब चल रहा है 25, कितने साल हो गए हैं, 65 से पूरे आपके हो गए हैं 60 ईयर्स हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, और आज भी आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत। ठीक है, तो उसमें बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और ये वाक्य में ही है। जो बच्चे आप लोग ट्रेनिंग जाते हो ना, तब आप इस चीज को देख पाओगे। ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूलों की क्या हालत है। तो ठोस नीति के बिना स्थिति में सुधार लाना असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये थी कोठारी कमीशन की सिफारिशें, और जो उसने सिफारिश की वो उनमें आज तक भी सुधार नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार क्या कर रही है, नई नई नीतियां बना रही है ताकि इन सब चीजों में सुधार कर सके। ठीक है, तो आज आपको इतना ही पढ़ के आना है। आपको पढ़ना है समकालीन शिक्षा पर औपनिवेशिक प्रभाव, क्या प्रभाव रहा। दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, और फिर है आपका कोठारी कमीशन 1964-66। ठीक है, उसके बाद कल हम करेंगे, कल तो शायद सैटरडे है, सैटरडे ही है ना कल, तो सैटरडे को तो क्लास होगी नहीं, मंडे को क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें तो कल ना आप एक बार इसको पढ़ लेना। मंडे को मैं 1986 वाले से स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, न्यू एजुकेशन 1986। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटे। हाँ जी मैम। ठीक है, तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो। एक बार मैं इसको बंद करूँ।